हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है इमरजेंसी चैप्टर की एमसीक्यू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार जो है क्वेश्चन यहाँ से भी आए हुए हैं। और इस सेशन में मैंने जो है यूपीएससी के क्वेश्चन, जो अगर बात करें स्टेटमेंट वाइज, एसएससी या डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म से जो भी क्वेश्चन है, तो उसमें मैंने इसमें जो है इसमें डाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो जो प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको छोटा सा, आई होप दैट आपको आंसर पता होगा बिल्कुल, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इमरजेंसी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। नेशनल इमरजेंसी तो इसमें दे रखा है। दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी होती है। दूसरा क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी। तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। तो अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये आपका लगता है 352 के तहत। सो आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 352 के तहत ये लगता है 356 और ये 360। ठीक है। सो इसको याद रखना। और एक डी आंसर, ये जो आपको ऑप्शन डी है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो सेंटर जो है अगर कोई डायरेक्शन देता है स्टेट को, और स्टेट उसको नहीं मानता है, तो उस पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। ठीक है। सो इसको याद रखना। फिर सेकंड क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म रिवेलियन एज अ ग्राउंड फॉर द नेशनल इमरजेंसी। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो संशोधन कौन सा हुआ था जिसमें इंटरनल इमरजेंसी को हटाकर उसमें आर्म रिवेलियन कर दिया गया था। जो ये शब्द है, ये कीवर्ड्स है, ये लगा दिया गया था इसको हटाकर, तो नेशनल इमरजेंसी में। सो देखो, इसका मैं आंसर, आई होप दैट आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें पे ये इंटरनल जो डिस्टर्बेंस उसमें था, लेकिन ये जो आर्म रिबेलियन था ये 1978 में जो है जनता दल की जब सरकार आई थी, जनता दल की सरकार आई तो उन्होंने इसको लगाया था। ठीक है, इस आर्म रिबेलियन को वर्ड को डाला था। तो ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ठीक है। तो आई होप दैट मैंने आंसर तो आपको बता ही दिया। सो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ था 1978 में। ये 42 जो हुआ था ये हुआ था 1976 में। ठीक है। सॉरी, 1976 में, जब इंदिरा गांधी जो थी पीएम थी। ठीक है, इसमें मोरारजी देसाई थे। तो इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड क्वेश्चन, हु मस्ट रिकमेंडेड इन राइटिंग बिफोर द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है कि कौन जो है, मतलब रिटर्न में जो है रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट के समक्ष नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने में। तो ऑप्शन आपके समक्ष है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो इसका राइट आंसर आपका कैबिनेट। सो कैबिनेट ही रिकमेंड करती है, वो भी रिटर्न में। ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बिकम। सो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है स्ट्रक्चर के क्या हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट का। देखो, इसका पहले, अब मैं बताता हूँ आपको। फेडरल से यूनिटरी बनता है। ठीक है। फेडरल से यूनिटरी बनता है। देखो, अब एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। मान लो ये सेंटर है। ठीक है, इधर ये आपके स्टेट्स हैं बहुत सारे, लेकिन जुड़े तो ये सेंटर से ही हैं, है ना। बिल्कुल सेंटर से जुड़े हैं। तो इस प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो जब इमरजेंसी लगती है तो ये जो फेडरल करेक्टर है ये यूनिटरी में बदल जाता है। तो सारी जो पावर है वो किसके पास आ जाती है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट होती है हमारी, जो करती है। तो पार्लियामेंट कानून बनाती है उसमें। तो उसमें पे क्या है, देखो, कम्प्लीटली फेडरल नहीं हो सकता। तो कम्प्लीटली क्या हो जाता है आपका? यूनिटरी। सो इसको याद रखना, क्वासी फेडरल नहीं होता ना, रिमेन। सो यूनिटरी में चेंज हो जाता है। Next question, which one of the following reflect the most appropriate relation between law and liberty? आपको बताना है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो रिलेशन बताता है लॉ एंड लिबर्टी की। सो इसका राइट आंसर है आपका बी, इफ देयर आर नो लॉ, नो लिबर्टी, ऑब्वियसली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील विद द सस्पेंशन ऑफ द आर्टिकल 19 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल डील करता है जब नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो आर्टिकल है वो सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 19 को। क्या वो 358 है, या 359, 359, या 360, या 356, 356? ये तो आपको पता है, इसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है। 360 में फाइनेंशियल होता है। तो दो में हो सकता है आपको थोड़ा सा। तो इसका राइट आंसर है आपका ए। ठीक है। इसी में आपका जो होता है नेशनल, जो आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रूल कैन इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट रूल जो है कौन से आर्टिकल के तहत जो है लगाया जाता है। सो आपको ऑब्वियसली बात है, आंसर पता ही है।
सो प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं तो 356, ठीक है। ये तो नेशनल इमरजेंसी है, ये फाइनेंशियल तो, और ये मैंने आपको बताया था पीछे कि अगर सेंटर जो है स्टेट पे कोई डायरेक्शन देता है, अगर वो उसको नहीं मानते तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑथराइज प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट कब प्रोक्लेम करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को, 307। Next question. So, local self government can be the best explained as exercise in. तो अब ये local government की बात कर रहे हैं, तो local government आप समझ रहे होंगे कि जो पंचायती राज आपके या म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है, तो उसका मकसद क्या था। लोकल गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नमेंट बात करें, या पंचायती राज देने का, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था उसका देने का मकसद क्या था मेन। क्या वो फेडरलिज्म, क्या वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, या एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसका राइट आंसर है बी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि जो पॉलिटिकल बात करें राइट्स हैं वो ग्रास रूट लेवल तक जा सकें, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन करना पॉलिटिकल पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग कैन बी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कंटिन्यूस विद रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। कहता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है कितने समय तक रह सकता है अगर उसको हर 6 महीने बढ़ाया जाता है। सो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बात करें 3 साल तक ही वो रह सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु upheld द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन बोमिन केस। सो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अब ये केस जो था आपके इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो बोमिन था ये था SK बोमिन, ये चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, ठीक है, 1989 में। सो क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी जो सरकार थी उसको क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। और गवर्नर की जो रिपोर्ट, अब गवर्नर रिपोर्ट देगा किसको, प्रेसिडेंट को। सो उसके भी आप पे क्या लगा दिया था, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। सो अब वो कह रहा है कि जुडिशियल जो रिव्यू था वो किसने किया था, कौन सी, तो ओबियसली बात है सुप्रीम कोर्ट। देखो हाई कोर्ट वो गया था लेकिन वहां पे उसकी रिजेक्ट कर दी थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट गया था, ठीक है। Which 12 question, which fundamental right cannot be suspend during the national emergency। मैंने अभी पीछे बताया था कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होता है। क्या वो 19 है, 19 बिल्कुल हो जाता है, ठीक है, वो 358 में, ठीक है। और आर्टिकल ये आर्टिकल 20-21 मैंने आपको बताया ये नहीं होता है, ये आर्टिकल 359 में ये एग्जम्पशन है, ठीक है, इसको याद रखना, ये एग्जम्पशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन द पार्लियामेंट टू अप्रूवल अ नेशनल इमरजेंसी। तो आपको बताना है कि कौन सी मेजोरिटी चाहिए अगर नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करवाना है पार्लियामेंट से। क्या वो सिंपल मेजोरिटी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी, या इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इसका राइट आंसर है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी भी कौन सी, एक तो टोटल मेंबर जो होते हैं आपके, टोटल मेंबर जो इसमें मतलब चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में, प्लस में 2/3 मेंबर, 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट कथन जो सही है, ये यूपीएससी 2017 क्वेश्चन है। देखो अगर राइट से रिगार्डिंग है ना, तो राइट्स जो है वो आपके अगेंस्ट दिए गए हैं स्टेट। स्टेट क्या, गवर्नमेंट, इसको याद रखना, ठीक है, ये पॉलिटिकल राइट होते हैं आपके। सो ओबियसली बात है, अब आपको ऑप्शन चूज करने में आसानी हो जाएगी। देखो राइट्स आर द क्लेम ऑफ द स्टेट। स्टेट के होते हैं, बिल्कुल नहीं, सिटीजन के होते हैं। राइट्स आर द प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट नहीं, स्टेट की गवर्नमेंट में नहीं है। राइट्स आर द क्लेम ऑफ द सिटीजन, और यस, राइट्स जो होते हैं सिटीजन के होते हैं, किसके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। सो राइट आंसर इज सी। Next question, which amendment made mandatory for the president to act on the cabinet written advice for the national emergency। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से अमेंडमेंट जो था जिसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेगा कैबिनेट के रिटन एडवाइस पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो आपके समक्ष ये ऑप्शन है, तो आपको ये बताने हैं। तो अगर इसका मैं आंसर की बात करूं तो बी इसका आंसर है 44, जो कि 1978 में जब जनता दल की सरकार थी। और ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1976 में, ठीक है। इसी में ही जो है रिटन, ये जो वर्ड है ना रिटन, रिटन एडवाइस का इसमें मेंशन किया गया, ठीक है। इसमें नहीं था, पहले नहीं था बिल्कुल भी, ये याद रखना। एक चीज और इसमें चेंजमेंट की गई थी। पहले क्या होता था, अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है तो 2 महीने दिए जाते थे उसको अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट से, लेकिन उसको घटाकर 1 महीने कर दिया गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि
कितना समय था, 2 से 1 किया या 1 से 2 किया, तो वो भी 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2 से 1 कर दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द लॉ मेड ऑन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी आफ्टर द सीज। तो क्या होता है जब नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है कानून बना दिया जाता है स्टेट लिस्ट से। सो आपको पता होगी 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो यूनियन बनाती है, सेंटर बनाती है, सेंटर में जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ सेंटर बनाती है, कॉन्ग्रुएंट में दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका बात करें तो स्टेट में कौन मतलब कितने समय तक रहता है अगर कानून बना दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर है सी, 6 महीने तक रहता है। 6 महीने के बाद जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन स्टेट लिस्ट व्हेन। कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू करता है स्टेट लिस्ट की। तो आपको बताना है कब कर सकता है प्रेसिडेंट, कब ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। क्या वो जब राज्यसभा सेशन में हो, या लोकसभा डिसोल्व हो, या पार्लियामेंट जो है सेशन में ना हो, या प्रेसिडेंट की अपने आप कर देता है। तो राइट आंसर है सी, जब पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं होती। देखो ऑर्डिनेंस तभी इशू किया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, और ऑर्डिनेंस भी एड एंड एडवाइस पे दिया जाता है, किसकी, कैबिनेट की, कैबिनेट या काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्ट्री, याद रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, consider the following statement: a speaker of the legislative assembly shall vacate his or her office if she ceases to be a member of the assembly। कहता है कि स्पीकर जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, चाहे वो स्टेट का हो चाहे पार्लियामेंट का हो, अपनी सीट को वैकेट कर देता है इफ अगर जो मेंबर जो होते हैं असेंबली के वो क्या कर जाते हैं, सीज कर जाते हैं, या फिर एंड हो जाता है उनका जो कार्यकाल होता है। सो सेकंड क्या है, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल वैकेट हिज या हर ऑफिस इमीडिएटली। कहता है कि जब जब लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब ऑब्वियसली बात है 5 साल जब पूरे होने के बाद डिसॉल्व होती है, क्या जो स्पीकर होता है वो एकदम से अपनी सीट छोड़ देता है? नहीं, एकदम से नहीं छोड़ता। जब तक कि नए गवर्नमेंट का व्यक्ति या कोई मेंबर आके वहां नहीं बैठता, तब तक जो प्रीवियस स्पीकर रहता है वही वहीं रहता है। तो ओके, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये तो नहीं हो सकता स्टेटमेंट। ठीक है, सो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। 19 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट हैड डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब पूछा है कि कितनी बार जो है प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है। आपको बता दूं अभी तक तो कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगी नहीं है, सो नेवर। ठीक है, हाँ आपकी नेशनल इमरजेंसी जरूर लगी है। ठीक है, वो भी 3 बार पता होना चाहिए, 1962, 1971 और 1975 में। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए, ये 3 बार लगी है। जब तो देखो 62 तो चाइना के साथ युद्ध किया था, ये दोनों पाकिस्तान के साथ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट जो होता है कब डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी को? ऑप्शन आपके समक्ष है, ऑन इज ऑन, अपने आप कर देता है, या रिटर्न एक रिक्वेस्ट आती है कैबिनेट जो कि हेड करता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, या रिकमेंडेशन गवर्नर के द्वारा, या पार्लियामेंट के द्वारा। तो राइट आंसर है इसका पी, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो एड एंड एडवाइस पे काम करता है, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, और पीएम भी उसमें शामिल होता है, ऑब्वियसली बात है। तो राइट आंसर इज पी। सो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आई होप दैट आपको इसमें मजा आया होगा, और आपने काफी सारे क्वेश्चन किए भी होंगे इसमें, और काफ़ी डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन थे, और चांसेस हैं कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएंगे। सो आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस सेशन। सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।